नमस्कार। 14 मई को हेल्थ इज़ वेल्थ के पहले एपिसोड कोविड-19 रियलिटी एंड परसेप्शन में आपने इन सवालों के जवाब देखे। किन किन बातों का ध्यान रखें होम आइसोलेशन के दौरान? क्या है साइलेंट हाइपोक्सिया जो ले रही है कोरोना मरीजों की जान? बच्चों पे कोरोना का क्या है असर? नवजात शिशु और माता की कैसे करें रक्षा? और किन किन बातों का ध्यान रखें कोरोना निगेटिव होने के बाद? आज एक बार फिर मैं डॉक्टर विकास अपने सीनियर कलीग्स डॉक्टर संजय श्रीवास्तव और डॉक्टर राजीव शरण के साथ हेल्थ इज़ वेल्थ के इस दूसरे एपिसोड में उपस्थित हूं, जिसमें हमें कोविड-19 से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करनी है। हम बात करेंगे कि बच्चों में होने वाला मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम या MIS क्या है। वैक्सीन को लेकर आपके मन में कोई संशय तो नहीं है? क्या करें अगर वैक्सीन के पहले डोज के बाद संक्रमण हो जाए? प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग महिलाएं वैक्सीन लें या नहीं? कब तक आएगी बच्चों की वैक्सीन? वायरस म्यूटेट क्यों करते हैं? कोरोना की तीसरी लहर कितनी खतरनाक होगी और किस प्रकार की जीवन शैली हमें कोरोना से बचाएगी? राजीव, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जो कोरोना में हमने न्यूबॉर्न बेबी की बात कर ली, अब जो यंग यंग बच्चे हैं जो 2 साल से लेकर मे भी 10 साल तक के हैं, उनको क्या क्या सिम्टम होते हैं? क्या उनको उसी तरह के सिम्टम होते हैं जो वयस्क लोगों में होते हैं? और उनका रख रखाव और बचाव कैसे करना चाहिए? और कौन सी ऐसी चीजें जो हम घर पे माइल्ड डिजीज में दे सकते हैं? और वार्निंग साइन क्या है जब बच्चे को हॉस्पिटल लेके जाने की जरूरत है? जहां तक बच्चों का सवाल है, इनके सिम्टम सेम रहेंगे। बुखार का आना सबसे ज्यादा पहला चीज रहेगा, बुखार आता है। और सिंपल थ्रोट पेन, जितने बच्चे हम लोगों ने देखा, मोस्ट ऑफ देम दे कंप्लेन कि थ्रोट पेन, गले में कुछ खिचखिचाहट लग रही है। वो दिन भर रात भर वो गले में खिचखिच खिचखिच से परेशान रहते हैं। कफ आ सकती है। कुछ बच्चों को बहुत सिवियर हेडेक के साथ वो प्रेजेंट करते हैं। बुखार है और सिवियर हेडेक है। खांसी खांसी हो सकती है। अगर जिन लोगों को सांस फूलने की प्रॉब्लम होती है, चाइल्डहुड अस्थमा जिसे कहते हैं, उन लोगों में सांस फूलने का तकलीफ आ सकता है। और लूज मोशन, ये सब बेसिक प्रेजेंटेशन है जिसके साथ बच्चे प्रेजेंट करते हैं। बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं जिनको बहुत सीरियस प्रॉब्लम्स होता है, और उसमें एक है मल्टी सिस्टम इंफ्लेमेटरी सिंड्रोम, इसे MIS कहा जाता है। इसमें अगर बच्चों में 3 दिन से ज्यादा बुखार हो और साथ साथ 5 में से कोई 2 या उससे ज्यादा हो, उनका ब्लड प्रेशर कम हो जाए, हाइपोटेंशन, शॉक में चले जाएं, इको में कार्डियक डिसफंक्शन दिखे, या लूज मोशन वॉमिटिंग हो रही हो, तो इन दैट केस उनकी कोआगुलोपैथी हम लोग बोलते हैं कि क्लॉटिंग में प्रॉब्लम हो जाता है। तो 5 में से 2 चीज प्लस इसके साथ साथ CRP ESR में से कोई एक चीज बढ़ा हुआ हो, और वो कोविड पॉजिटिव हो, और बाकी इन्फेक्शन नहीं हो, बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं हो, तब उसे मल्टी सिस्टम इंफ्लेमेटरी सिंड्रोम के कैटेगरी में रखते हैं। और इन दैट केस उनको हॉस्पिटलाइज करने की जरूरत होती है, और वहां पे मिथाइल प्रेडिसोलोन या IV इम्यूनोग्लोबुलिन दी जाती है। तो वी हैव टू कीप इन माइंड, अगर बच्चे को 3 दिन से ज्यादा बुखार हो रही हो और इन 5 में से कोई भी डायरिया, वोमिटिंग के साथ साथ कोएगुलोपैथी या हाइपोटेंशन, शॉक या कुछ भी तकलीफ हो रही है, रैश रैश एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। 5 में से कोई भी 2 या 2 से ज्यादा चीज हो रही है, तब हमें उन्हें एडमिट करने की जरूरत पड़ती है। तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, इस महामारी को लड़ने में वैक्सीन एक बहुत ही असरदार हथियार साबित हो रहा है। और शुरू में हमने देखा कि काफी वैक्सीन हेजिटेंसी थी, और कई लोग में चारों तरफ से भ्रांति फैल गई थी कि इससे क्लॉट होता है, इसके बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट है। तो मैं चाहता हूँ कि सर, इससे रिलेटेड आप कुछ लोगों का भ्रम अगर दूर कर सकें, इसके बारे में क्या आपका विचार है? इसके बारे में थोड़ा बताएं। जहाँ तक इस महामारी से अगर लड़ना है, तो इसको एक ही चीज बचा सकता है, वो है वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन ही हम सबको बचा सकता है। तो इसके पहले जब नया नया जब वैक्सीन आया था, तो बहुत सारा अफवाह उड़ा
कि वैक्सीन का ये साइड इफेक्ट है तो वो साइड इफेक्ट है, क्लॉटिंग हो जा रहा है, स्ट्रोक हो जा रहा है, जबकि ऐसा नहीं। और जो वैक्सीन लिए हैं, आपको बता दें, जो पहला वेव, जो अभी सेकेंड वेव जो चल रहा है, ऑलमोस्ट मैक्सिमम लोग जो अभी हम लोग देख रहे हैं सब वैक्सीनेटेड नहीं। जो लोग वैक्सीनेटेड थे उन लोगों को, मैक्सिमम लोगों को तो कोविड हुआ नहीं, और जिनको कोविड हुआ भी बहुत माइल्ड या मॉडरेट होके निकल गया। किसी को उस तरह का आईसीयू का जरूरत नहीं पड़ा कि वेंटिलेटर लगाना पड़ा, और लाइफ रिस्क नहीं रहा। हाँ, सर्दी खांसी बुखार हल्का हुआ, 2 4 5 दिन में ठीक हो गया, चल घर में ही रह गया, हॉस्पिटल में भी नहीं आना पड़ा। तो वैक्सीन इसलिए जरूरी है। अभी हमारे पास इंडिया में 2 3 तरह के वैक्सीन अवेलेबल है। जो हमारा कोवैक्सीन है, कोविशील्ड है, स्पुतनिक भी आ गया है। और ऐसा नहीं कि ये वैक्सीन अच्छा है, वैक्सीन खराब है, ऐसा नहीं है। ऑल वैक्सीन आर इक्वली इफेक्टिव। तीनों, जितने जो भी वैक्सीन हमारे पास अवेलेबल है, तीनों अच्छे हैं। इसलिए जो भी वैक्सीन अवेलेबल है, जहां अवेलेबल है आप ले लें। जैसे हमारे यहाँ, हमारे हॉस्पिटल में भी हम लोग दे रहे हैं, हमारे पास कोविशील्ड कोवैक्सीन अवेलेबल है, तो हम दे रहे हैं सभी को। अब तो और अच्छा हो गया, गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया 18 साल और उसके ऊपर के लोगों को अब फ्री वैक्सीनेशन। तो अभी है कि सबको एनकरेज करना है, वैक्सीन लेना है। 18 साल या उसके ऊपर जो भी है, सबको वैक्सीन लेना है। और ऐसा नहीं कि हमको कोविशील्ड ही लेना है या कोवैक्सीन ही लेना है, ऐसा नहीं है। दोनों अच्छे हैं, दोनों वैक्सीन बहुत ही अच्छे हैं, दोनों इफेक्टिव है, दोनों कारगर है। तो जितना जल्दी हो सके हमको, हमारा टारगेट रहेगा कि हमारा मैक्सिमम पॉपुलेशन को हम लोग वैक्सीनेट कर सके, तभी इस महामारी से हम लोग बच सकेंगे। और हो सकता है तीसरा वेव भी आने की संभावना है, तो हम लोग कोशिश करना है कि वो आने के पहले जितने ज्यादा से ज्यादा लोग को वैक्सीनेट कर सके, हम करेंगे, हमें करना चाहिए। और वैक्सीन का जो साइड इफेक्ट कुछ भी नहीं है। वो कभी कभी वो एक दिन का फीवर आ सकता है, वो नेचुरल है, वो सिर्फ एक कैलपोल खाने से ठीक हो जाता है। तो वैक्सीन से जो भी फीवर आता है वो एक दिन, 1 से 2 दिन, 2 दिन नहीं रहता है। और किसी किसी को कुछ एलर्जी रहता है, वो माइनर एलर्जी में कोई डरने की बात नहीं है। मेजर एलर्जी है, बहुत सीरियस एलर्जी कभी हुआ हुआ हो, तब आप डॉक्टर के कंसल्ट से, डॉक्टर के सलाह लेने के बाद ही वैक्सीनेट करें। लेकिन अगर माइनर इलनेस है तो आप आराम से वैक्सीनेट कर सकते हैं। जिनको डायबिटीज है, जिनको प्रेशर है, जिनको किडनी का प्रॉब्लम है, जिनको मान लीजिए कीमोथेरेपी मिला हो, ठीक है, अभी कैंसर का हिस्ट्री हो, एल्डरली हो, सबको वैक्सीनेट करना है। ऐसा कोई भी लोग नहीं है जिसको कि नहीं, इनको नहीं, हम खून पतला करना का दवाई खाते, लोग बोलते हैं हम ब्लड थिनर खा रहे, क्या वैक्सीनेशन ले सकते हैं? हाँ, जरूर ले सकते हैं आप। खासकर अगर एस्पिरिन खा रहे हैं या क्लोपिडोग्रेल खा रहे हैं जो खून पतला करने का, उसमें आपको मेडिसिन बंद करने की भी जरूरत नहीं, आप वैक्सीन ले लीजिए जाकर। हाँ, कुछ दूसरा ब्लड थिनर है जो कुछ नया जो एसिट्रॉम होता है या वारफरीन है, या हम लोग अभी न्यूअर एंटीकोगुलेंट्स है जैसे डेबिगेट्रोन, ऐसा कुछ कुछ है। वहां पर आपको एक कंसल्ट जरूर करना है अपने डॉक्टर से जिसने प्रेस्क्राइब किया है, उससे एक बार पूछ ले कि हम कैसे ले सकते हैं। उन लोगों में भी ऐसा नहीं कि वो नहीं ले सकते, जरूर ले सकते हैं। थोड़ा प्रिकॉशन लेना रहता है, आपको आईएनआर चेक करना है, आईएनआर अगर 2 के नीचे है आप वैक्सीनेशन ले सकते हैं बिना मेडिसिन बंद किए। और आईएनआर जो ब्लड का टेस्ट होता है, आईएनआर अगर ज्यादा है 2 के, देन आपको 2 3 दिन में भी दवाई बंद करना पड़ेगा, उसके बाद आप वैक्सीन ले सकते हैं। इसलिए वैक्सीन नहीं लेने की कोई बात ही नहीं है, सबको वैक्सीन लेना है बिना कोई झिझक के। जैसा कि सर ने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में वैक्सीन की उपयोगिता को बिल्कुल कह दिया है कि ये, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि वैक्सीन लेना ही है। इसी में मैं एक फैक्ट ऐड करना चाहता हूं कि जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है, जो गर्भ निरोधक गोलियां हैं, जो ओवर द काउंटर बिना किसी प्रेस्क्रिप्शन की मिलती हैं, उसमें भी ब्लड के क्लॉट होने का चांस रहता है, और शायद उसका प्रोबेबिलिटी वैक्सीन के क्लॉट करने से बहुत ज्यादा होता है। फिर भी हम सब लोग उसको लेते हैं। तो उसी हिसाब से ये सोचना चाहिए कि जो ब्लड क्लॉटिंग की घटनाएं हुई हैं वो फार एंड फ्यू इन बिटवीन है, और ऐसे लोगों में हुई है जिसमें कुछ कोमॉर्बिडिटी थी। तो मन से ये वहम बिल्कुल ही निकाल देना है कि वैक्सीन से किसी तरह का क्लॉट हो सकता है या नुकसान हो सकता है, और यही बात सर ने भी बिल्कुल ही स्पष्ट शब्दों में बोला।
सर आपसे एक बात और जानना चाहूंगा कि कई लोग हैं जो कोरोना जिनको हो गया है और वो अब ठीक हो गए, लेकिन उनको क्या वैक्सीनेशन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? और दूसरी चीज कि कई लोगों को कोरोना है फिर भी वो लोग वैक्सीन लेना चाहिए उनको उस टाइम पे, या उनको कितना गैप देना चाहिए, इसके बारे में सब कुछ। हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप देखिएगा बहुत लोग वैक्सीन एक डोज लिए हैं और एक डोज लेने के बाद कोरोना हो गया, या फिर बहुत लोग हैं जो एक भी डोज नहीं लिए हैं, कोरोना हो गया। तो कोरोना वैक्सीन लेना है, अब है कि वैक्सीन लेना है इन एनी केस, लेकिन हाँ कब लेना है? कोरोना ठीक होने के बाद, जैसे कोविड हुआ 14 दिन बाद आप ठीक हो गए, ठीक होने के कम से कम 2 सप्ताह का गैप, आइडियली 1 मंथ का, कम से कम 2 सप्ताह का गैप लेके आप वैक्सीनेशन ले सकते हैं। हम लोग हमारा जो है कि हम लोग 1 महीना करते हैं, जो भी अगर कोरोना से ठीक हो गया, ठीक होने के आप 1 महीने के बाद आप वैक्सीन ले सकते हैं। हाँ, अगर कोरोना जब हुआ है और आपको अगर प्लाज्मा चढ़ाया गया हो, क्योंकि आपने सुना होगा प्लाज्मा थेरेपी, तो अगर कोविड पेशेंट रहते हुए हॉस्पिटल में अगर एडमिट है और आपको अगर प्लाज्मा दिया गया हो, तब आपको 3 महीना का गैप लेना पड़ेगा, 3 मंथ, 90 दिन का। आप 90 दिन बाद वैक्सीन ले सकते हैं। तो अगर प्लाज्मा नहीं लिए हैं तो आप 1 महीने बाद वैक्सीन ले लीजिए। बहुत लोग एक डोज लिए हैं उसके बाद कोविड हो गया है, उनका भी वही क्वेश्चन है कि हमने एक डोज लिया था, सेकेंड डोज का टाइम हो गया है और अब मुझे सेकेंड डोज के टाइम के समय हमें कोविड हो गया। कोई बात नहीं, तो आपको ये कोविड जब ठीक होगा, जो कोविड बीमारी, उसके आप 1 महीना बाद लीजिए। पहला वाला डोज का गैप छोड़ दीजिए। आप जो बीमारी जो ठीक हुआ आपका कोविड, उसके 1 महीना बाद आप वैक्सीन ले लीजिए, सेकेंड डोज। लेकिन हाँ, वैक्सीन लेना है। ऐसा नहीं कि हमको कोविड हो गया तो हम वैक्सीन नहीं लेंगे, नहीं, आपको गैप खाली 2 वीक से 2 सप्ताह गैप मिनिमम लेना है। और एवरेज हम लोग बोलते हैं आप 1 महीना का गैप लीजिए, 1 महीना बाद वैक्सीन ले, वैक्सीन लेना है मस्ट। तो वैक्सीन के बारे में इसी चर्चा को जारी रखते हुए मैं डॉक्टर राजीव से जानना चाहूंगा कि हमारे पास महिलाओं की 2 कैटेगरी है, जिसमें एक प्रेग्नेंट महिलाएं और एक वो महिलाएं जो कि एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कर रही हैं, यानी कि उनका बच्चा 6 महीने से छोटा है और वो उनका बच्चा सिर्फ माँ के दूध पे ही अब वो अपना जिंदा है। तो ऐसे लोगों को वैक्सीन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, इसके क्या रिस्क बेनिफिट्स हैं, इसके बारे में बताएंगे। और दूसरा सर मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि ये वैसे तो ये संविदित है कि बच्चों को ये वैक्सीन नहीं दी जा रही है, तो बच्चों में वैक्सीन आने का क्या संभावना है और क्या ये नियर फ्यूचर में पॉसिबल है, इसके बारे में थोड़ा बताएं। शुरू में ऐसा देखा गया था कि प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग मदर्स को वैक्सीनेशन एडवाइस नहीं की जा रही थी, बट कई स्टडी की गई, फाइजर की स्टडी है, मॉडर्ना में स्टडी है, और उन्होंने ये आइडेंटिफाई किया था कि वी कैन गिव इट टू मदर्स। अगेन हम लोगों को एक चीज ध्यान देना है, जो भी वैक्सीन हमारे पास अवेलेबल है वो लाइव वैक्सीन अवेलेबल नहीं, इट्स नॉट अ लाइव वायरस, वो दूसरा उसका प्रोडक्ट है या डेड वायरस है, उससे हमारा वैक्सीन बनाया जाता है। हेंस मदर टू बेबी ट्रांसमिशन थ्रू ब्रेस्ट मिल्क होने का चांसेस नहीं होता है। इसलिए माँ अपना दूध एकदम अच्छे से वैक्सीनेशन लेने के बाद पिला सकती है। और एक बहुत अच्छी चीज है कि जब माँ में खुद एंटीबॉडीज डेवलप होगा ओवर सम टाइम, 2 वीक्स 4 वीक्स के बाद, तो वो एंटीबॉडीज भी बच्चे को मिल पाएगा। अदरवाइज अगर वैक्सीन नहीं मिलेगा तो फिर वो एंटीबॉडीज भी बच्चे को नहीं मिल पाएगा। सो मदर को, लैक्टेटिंग मदर को यह वैक्सीन लेना ही लेना है। रिगार्डिंग क्या बच्चों में बच्चों के लिए कुछ वैक्सीन आने वाली है, यस, अ लॉट ऑफ स्टडीज आर बीइंग डन। और आज का ही खबर है, वो वैक्सीन स्टेज 2 एंड स्टेज 3 ट्रायल में जा चुका है फॉर चिल्ड्रन बिटवीन 2 years to 18 years। इन बच्चों को वैक्सीनेट करने का वो स्टेज ट्रायल शुरू कर दिया है। We expect कि very soon in next 6 months to 7 months के अंदर में बच्चों के लिए भी वैक्सीन अवेलेबल हो जाएंगी, और तभी हम लोग वैक्सीनेट कर पाएंगे और बच्चों को भी इससे बचा पाएंगे। वैक्सीनेशन चाहे कुछ भी हो जाए, लेना है। हमें किसी तरह की भ्रांति होगी, कोई भी सवाल मन में होगा,
आप डॉक्टर से पूछें, बट वैक्सीनेशन लेने की कोशिश करें और बिल्कुल लें। लैक्टेटिंग मदर्स को या प्रेग्नेंट मदर्स को वैक्सीनेशन लेने में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। इवन प्रेगनेंसी में भी अगर मदर लेती है, देन द बेबी गेट्स द इम्यूनिटी फ्री फ्रॉम मदर। दुनिया का एक सबसे बड़ी चीज होती थी जिसे हम लोग टेटनस, सारे के सारे टेटनस, न्यूबॉर्न बच्चों में टेटनस होता था और वो बच्चे लोगों का डेथ हो जाता था। उन्हें सिर्फ मैटरनल इंजेक्शन, मदर को इंजेक्शन दे करके बचाया जा गया है कि माँ को टेटनस का इंजेक्शन दिया और बच्चों को बचा लिया गया बिकॉज बच्चे में इम्यूनिटी आ गई। तो मदर को भी एंड प्रेगनेंसी में वैक्सीनेशन दे सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। एक प्रश्न, आजकल चारों तरफ अनिश्चितता का माहौल है और सबके मन में ये प्रश्न कहीं ना कहीं उठता ही है कि ये जो महामारी है इसका आगे कैसा बिहेवियर रहेगा, क्या एक थर्ड वेव भी आएगा, और हम सब लोगों को अब क्या ऐसा बिहेवियर पैटर्न करना चाहिए या लाइफस्टाइल में क्या चेंज करना चाहिए कि जिससे कि हम आगे इस तरह के जो महामारी हो उसमें हम बच सके। क्योंकि देखा गया है कि ये जो वायरस है ये रूप बदल बदल के आ रहा है, तो चांस ये है कि ये शायद दोबारा आएगा। तो हम अपने, इसलिए मेरा ये सवाल दो लेवल पे है। एक तो ये कि क्या एक तीसरा वेव आने का चांस है, और दूसरा हम अपनी जीवन शैली में क्या परिवर्तन कर सकते हैं कोविड होने के बाद कि हम उससे बेटर प्रोटेक्टेड हो पाए। मैं दोनों, आप दोनों से इसके बारे में जानना चाहूंगा। ये जो कोरोना वायरस है, जो आरएनए वायरस है, और आरएनए वायरस जो होता है नोटोरियस अपना रूप रंग बदलने, जैसा कि पहला वेव आया वो वायरस का रूप रंग थोड़ा अलग था। अभी जो वायरस आया जो म्यूटेट करके आया है थोड़ा, ये इस बार का देखा गया कि थोड़ा ज्यादा घातक, और इस बार इस वायरस से मिडिल एज ग्रुप ज्यादा अफेक्टेड हुए, इवन चिल्ड्रन, बच्चे भी। पहला वेव में ये चीज हमें नहीं दिखा था। पहला वेव में मैक्सिमम आप देखिएगा जो लोग को, जिन लोग का एज 60 या उसके ऊपर था, या जिनमें कुछ क्रॉनिक इलनेस थी, शुगर, प्रेशर, किडनी डिजीज वगैरह, वो लोग ज्यादा अफेक्टेड हुए थे और उन लोगों में डेथ रेट भी बहुत ज्यादा था। लेकिन इस वेव में देखा गया है कि मिडिल एज ग्रुप, आप देखिए मैक्सिमम जो मोर्टेलिटी है वो 25 से 50 के बीच वालों में। इसका मतलब ये हुआ ये वायरस पहले वाले वायरस से थोड़ा अलग है, जो कि ज्यादा इंफेक्शियस है, एक से दूसरे में होने की संभावना ज्यादा है, और ज्यादा सीरियस भी है, घातक भी है। अब है कि जैसा कहा हमारे जो वायरस से अपना रूप बदलते रहता है, तो ये बदल रहा है। तो ये तीसरी वेव आने की संभावना जरूर है, और तीसरा वेव कैसा होगा, इतना घातक होगा कि नहीं होगा, ये अभी प्रेडिक्ट करना मुश्किल होगा। इसलिए हमें तैयार रहना पड़ेगा, तैयार रहना पड़ेगा उससे बचने के लिए। तो वो हमें अपने जो लिविंग स्टाइल को चेंज करना है, जो कि हम लास्ट 1 ईयर से ऑलमोस्ट हमारा नॉर्म का चेंज हो गया है। जो कि मास्क लगाना है, हैंड सैनिटाइज करना है, डिस्टेंस मेंटेन करना है, ये बाहर से आए तो अपना जो कपड़ा है, जूता चप्पल है, बाहर ही रखे, घर के अंदर न ले जाए, रूम के अंदर न ले जाए। ये हम लास्ट 1 साल से हमने इसको चेंज किया है, और इस पैटर्न को कंटिन्यू रखना पड़ेगा। ये जो सही जो 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 रहने का जो स्टाइल है, तरीका है, इसको हमें फॉलो करना पड़ेगा अगले कुछ साल तक। मुझे लगता है महीने तो नहीं, मुझे लगता है कुछ साल तक अब इसको हमें फॉलो करना पड़ेगा, जब तक कि ये कोरोना से हम सभी वैक्सीनेट ना हो जाए। इम्यूनिटी दो तरह से आएगी, एक तो इन्फेक्शन होकर और दूसरा वैक्सीनेट होकर। तो इन्फेक्शन लेने का रिस्क नहीं लेना है किसी को भी, कोशिश करना है वैक्सीन ले ले, जितना जल्दी ले ले। हमारा वही, हमारे सरकार का भी यही टारगेट है कि हम सभी को वैक्सीनेट कर दें, तीसरे वेव आने के पहले मैक्सिमम लोग वैक्सीनेट हो जाए, और हम अपने लाइफस्टाइल को चेंज कर लें।
मास्क, बिना मास्क लगाए बाहर ना निकले, अननेसेसरी, जरूरी जब कुछ जरूरत हो तभी हम बाहर जाए, मार्केट में जाए या मॉल में जहाँ भी जाना है, विथ प्रॉपर प्रिकॉशन, विथ डेफिनेटली मास्क लगाए, सैनिटाइजर लेके चले, डिस्टेंस मेंटेन करें। ये आप इसको एक अपना नॉर्मल लाइफस्टाइल बना लीजिए। सबसे यही रिक्वेस्ट है कि इसको अपना नॉर्मल लाइफस्टाइल बना लीजिए, तभी हम बचेंगे। बिल्कुल, जैसा श्रीवास्तव सर ने कहा, ये चीज हमें समझना है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या यह वायरस खत्म हो जाएगा। तो यह वायरस जो दुनिया में आया है, तो वो खत्म नहीं होने वाला है। जो ना पूरे दुनिया से आज तक बहुत कम ही वायरस को एलिमिनेट किया गया है। स्मॉल पॉक्स एक एग्जाम्पल है जिस वायरस को पूरे दुनिया से एलिमिनेट किया गया, और आज तक किसी वायरस को एलिमिनेट नहीं किया जा सका। दूसरा, पोलियो। बट अगेन अगर आप देखेंगे, पोलियो इंडिया से खत्म हो चुका, एलिमिनेट हुआ है, बट अभी भी दुनिया के 5-6 जगह में वो अभी भी विराज। हमें यह चीज समझनी होगी कि क्या यह वायरस दुनिया से खत्म हो जाएगा इस वेव के बाद, तो यह गलत होगी। यह हमारा संभावना, यह सोचना कि यह वायरस अब खत्म हो जाएगा, तो बिल्कुल गलत है। यह हमारा सोचना कि अब हमें इन्फेक्शन हो गया और हमारे पास एंटीबॉडीज रह जाएगी जो हमारी जिंदगी भर साथ देगी, वो भी गलत है। क्या हमें वैक्सीन मिला है और हमें जिंदगी भर साथ मिलेगा, वैक्सीन का एंटीबॉडीज मिलेगी? शायद, शायद नहीं, ऐसा भी गलत होगा। तो यह वायरस ऑलवेज हमारे पास रहेगा, यह दुनिया में आया है तो वो रहेगा, और हमें इसके साथ रहना है। हमें वो सब कुछ सीखना है जो इस वायरस के साथ रहना पड़े। सिर्फ एक स्मॉल पॉक्स वायरस था जिसको दुनिया से एलिमिनेट किया गया है, जो आज के दिन अवेलेबल नहीं है। अदरवाइज जितने भी वायरस हैं वो सारे के सारे वायरस हैं। पोलियो एक वायरस है जिसे काफी हद तक कम किया गया था, और वो भी वैक्सीनेशन के द्वारा कम किया गया। वो भी आज दुनिया से एलिमिनेटेड नहीं है, कुछ ऐसे देश हैं जो वहां पे अभी भी है। सो वैक्सीन हैज अ रोल टू प्ले, और हम ये सोच रहे हैं कि ये 5 दिन, 10 दिन, महीना, 6 महीना के बाद ये वायरस खत्म हो जाएगा। कतई नहीं, वो वायरस रहेगा, हमारे साथ ही रहेगा, और हमें सीखना होगा कि इस वायरस के साथ कैसे जिए, यानी हमारी लाइफ स्टाइल जिंदगी भर के लिए बदल जाएगी। शायद हमें बहुत कॉशियस होना पड़ेगा, हर समय के लिए भीड़ भाड़ से दूर रहना पड़ेगा, जहां तक होगा अननेसेसरीली जहां पे भीड़ हो वहां नहीं जाना होगा। ये सब चीज हमें करनी होगी। हमारी जिंदगी पूरी तरह बदलने वाली है। ये वायरस हमारे साथ ऑलवेज रहेगा, दुनिया में जब आया है तो वो रहेगा। इसलिए हमें अपने आप को इंप्रूव करने की जरूरत है, एक पूरी कम्युनिटी की, कॉम की, नॉट ओनली कंट्री, एज ए ह्यूमन बीइंग वी हैव टू लर्न टू लिव विद दिस वायरस। अगर दोनों विशेषज्ञों ने जो अभी कहा, तो मैं अगर उसका सार अगर कहूं तो ये है, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है वो अभी निकट भविष्य में वो जाने वाला नहीं है। हम लोगों को कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाना ही है, और कम से कम 1 साल तो इससे हम लोगों को छुटकारा नहीं है। तो ये इस बात को हम लोग समझ लें। अगर मैं दोनों विशेषज्ञों ने अभी जो कहा तो मैं उसका सार बोलूं तो ये कहना चाहिए कि 2 बिंदु है इसमें। एक तो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, जिसको हमको अभी निकट भविष्य में जिसका पूरा पालन करना है अक्षरशः, और दूसरा कि हम लोगों को वैक्सीनेशन को में सहयोग करना है, और ये अपना एक राष्ट्रीय कर्तव्य मान के वैक्सीनेशन लेना ही लेना है, और उसमें चॉइस की कोई बात नहीं है। जो भी वैक्सीन अवेलेबल हो उसको लेना है। सबकी एफिकेसी लगभग सेम ही है और बहुत अच्छी है, और यही 2 चीजें हैं जो इस महामारी के वेग को रोक सकती है। इसके अलावा कुछ भी बहुत ज्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं देगा। तो हम लोगों को, हमारी यही गुजारिश है हमारे सारे दर्शकों से कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर एंड वैक्सीनेशन दोनों में सब किसी का सहयोग करें। ये एक विकट घड़ी है, बहुत ही बड़ी चुनौती है, लेकिन सारी मानव जाति जब इकट्ठा हो जाएगी और सकारात्मक सोच के साथ सजग होकर आगे बढ़ेगी तो जरूर हम इस पे पार पा सकते हैं। सभ्यता इससे बड़ी बड़ी मुश्किलों को पार करके हम इस दौर तक पहुंचे हैं, तो कोई रीजन नहीं है कि हमारी ये संस्कृति, हमारी मानवता इस महामारी को जीत नहीं सकती है। बस हर किसी को सजग, जागरूक होने की जरूरत है, और अपना जो एक छोटा सा अंश इसमें जो वो कर सकते हैं, वही अंशदान अगर कर देंगे तो ये एक बहुत बड़ा प्रभाव देगा और इस महामारी को रोकेगा। इसी के साथ मैं अपने दोनों विशेषज्ञों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि अपना बहुमूल्य समय उन्होंने दिया, और काफी अच्छी परिचर्चा हुई सर। आप सब दर्शकों का भी मैं धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद।